हेलो दोस्तों, मैं सोई सिंह भाटी। आज के वीडियो में हम घन व घनाभ के आयतन व क्षेत्रफल के फॉर्मूले सीखेंगे। वैसे आप ये हमारा वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने की या रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन फॉर्मूलों को बेहद सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घनाभ के बारे में। घनाभ 6 पृष्ठों से मिलकर बनी एक ठोस आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। तो सबसे पहले घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र बिल्कुल साधारण तरीके से 2 कोष्टक, अब इसमें होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और दो, ये लंबाई गुणा चौड़ाई किया और बीच में प्लस। फिर दोस्तों देखते हैं कि लास्ट में क्या है, चौड़ाई। तो वापस चौड़ाई को लिखते हैं, चौड़ाई गुणा, अब लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, क्या रह गया, ऊंचाई। तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लास्ट में ऊंचाई आया हुआ, ये प्लस कर देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं ऊंचाई गुणा, अब हर चीज दो बार, ऊंचाई भी 2 बार आ गई, चौड़ाई भी 2 बार आई, लंबाई 1 बार आई, इसलिए यहां लंबाई लिख देते हैं। तो ये हुआ घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, हमें रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोष्टक के बाद 2, फिर कोष्टक, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना वो। अब सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लिख दिया। अब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पीछे क्या है, चौड़ाई, उस चौड़ाई को वापस रिपीट कर दिया। फिर क्या रह गया, लंबाई चौड़ाई आ गए, तो ऊंचाई रह गई, ऊंचाई को लिख दिया। लास्ट में क्या है, ऊंचाई, तो ऊंचाई को वापस लिख दिया और ऊंचाई भी 2 बार आ गई, चौड़ाई भी 2 बार, लंबाई 1 बार आई हुई, इसलिए लंबाई को लिख दिया। तो यह हुआ घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखते हैं हम घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है दोस्तों किसी भी आकृति, किसी भी ठोस आकृति के आयतन का सूत्र लिखने का बिल्कुल सरल तरीका है कि उसके जो आधार में आकृति बनी हुई होती है उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। तो यहाँ पर ये घनाभ के आधार में है आयत, ये एक आयत है नीचे आधार में, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो। तो आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसके आधार में होता है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया हमने, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया, फिर ऊंचाई से गुणा कर दो, तो गुणा ऊंचाई। यह हो गया घनाभ के आयतन का सूत्र। अब हम घन के बारे में पढ़ते हैं। तो घन 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बनी एक ठोस आकृति होती है। इनमें जो 6 पृष्ठ होते हैं 6 ही वर्गाकार होते हैं। तो शुरू करते हैं घन के क्षेत्रफल का सूत्र। तो घन का क्षेत्रफल, तो घन में मैंने पहले भी बताया 6 वर्गाकार आकृतियां होती है। तो यहां सभी आकृतियां वर्गाकार है, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर कह दो या भुजा गुणा भुजा। अब इसमें वर्ग कितने हैं, 6 वर्ग है। जैसे 1, उधर वाला 2, पीछे वाला 3, हमारी साइड का 4, ऊपर 5 और नीचे आधा 6 आकृतियां होती है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए इसमें 6 वर्ग है, इसलिए 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यह घन के क्षेत्रफल का सूत्र बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें
6 वर्गों से बना हुआ है, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। और कितने वर्ग है? 6 है, तो इसको 6 से गुणा कर दिया। अब हम करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन। तो पिछले हमने घनाभ के आयतन के सूत्र के बारे में पढ़ा था, तभी मैंने बताया था कि किसी भी ठोस आकृति का आयतन ज्ञात करना होता है तो उसके जो आधार में जो आकृति बनी हुई होती है उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं और फिर ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके आधार में आकृति बनी हुई है वर्ग, आधार में वर्ग बना हुआ है, क्योंकि 6 वर्गों से मिलकर ये बना हुआ है तो आधार में भी क्या है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा, और फिर इसकी ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है? भुजा। तो यहाँ आ गया भुजा गुणा भुजा, क्योंकि आधार में वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और इसकी ऊंचाई भी भुजा ही होगी, क्योंकि ऊंचाई इधर भी वर्ग बना हुआ तो ऊंचाई में भी भुजा। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो के आयतन का क्षेत्रफल हुआ भुजा क्यूब, जो बिल्कुल सरल तरीके से। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।